নিয়ে বসে থাকবো। আচ্ছা, এইরকম ঠিক রাখলে আমার দিকে ঠিক। मेरी एक छोटी सी समस्या है। आप सब लोग टीचर हैं, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ मुझे असुविधा हो रही है वहाँ मैं अंग्रेजी का थोड़ा बहुत एक आध दो शब्द जिससे कॉन्सेप्ट को लेके कोई कंफ्यूजन न रहे वो मैं आपसे करूँगा। और नॉर्मली हिंदी और बांग्ला में রেকর্ডিং চালু হয়েছে, রেকর্ডিং চালু। এই যে চালু করে দিয়েছেন উনি। हिंदी और बांग्ला में काफी किताबें आपको ऐसी मिलेंगी और हिंदी में तो बहुत है कि कंपैरेटिव काम बहुत हुआ है। मैं बांग्ला लिटरेचर के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि बांग्ला में भी लोगों ने हिंदी को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर कंपैरेटिव लिटरेचर में इस्तेमाल किया है। मेरे सामने एक छोटी सी दिक्कत है। पहले मैं आपसे दिक्कत रखूंगा और मैं चाहूंगा आपका रिएक्शन क्या है। तो पहली समस्या ये है कि आप कंपैरेटिव लिटरेचर से खुद क्या समझते हैं, तो उसी से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स निकलेंगे कि किन चीजों पर हम लोग बातचीत करें। आप ये मान के चलिए कि और এটা আমার পক্ষে খুব অসম্ভব, एकदम असंभव। আমি একটু বাংলা বলতে পারবো, लेकिन अंग्रेजी एकदम বলতে পারবো না। बांग्ला भी मतलब विद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मतलब कंटिन्यूअसली बोलते পারবো, অসুবিধা নেই। কেন কি আমি কখনো अंग्रेजी পড়িনি। এটা শুনলে অবাক লাগবে, लेकिन এটা ফ্যাক্ট। আমি আগে সংস্কৃত মিডিয়াম থেকে পড়লাম, তারপরে জেনিউকে হিন্দি পড়লাম, তারপরে এখানে চাকরি পেলাম কলকাতায়। তো আমি হিন্দি জানি, সংস্কৃত জানি, বাংলা এখানে এসে শিখে গেছি। Actually, she came from something. I can understand your problem, but I can't help it. तुलनात्मक साहित्य में जब भी बातचीत होती है तो उस तुलनात्मक साहित्य की बातचीत की एक सबसे बड़ी समस्या है उसके कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन की। क्योंकि मुझे 2 लेक्चर आपके बीच में देने हैं, तो कुछ चीजें मैं फर्स्ट इस लेक्चर में रखूंगा, सेकंड में दूसरी चीजें रखूंगा। और अभी जिस चीज पर मैं आपसे बातचीत करूंगा वो ये कि कंपैरेटिव लिटरेचर के बहुत अच्छे प्रमुख विद्वान हैं रेने वेलेक। रेने वेलेक ने कंपैरेटिव लिटरेचर पर आज से 50 साल पहले बहुत गंभीर किस्म का काम किया, जिससे कि कंपैरेटिव लिटरेचर की पूरी लिटरेरी थ्योरी सारी दुनिया में पॉपुलर हुई। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले 60-65 साल में डेवलप हुई हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के क्षेत्र में, खास तौर पर। उसमें पहली समस्या है उसके कॉन्सेप्ट की, कि आज भी उसके कॉन्सेप्ट को लेके हम सभी लोगों में, जो टीचर्स हैं या जो क्रिटिक हैं, उनमें एक धुंध या कंफ्यूजन को बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि कंपैरेटिव लिटरेचर का मतलब है कि 2 भाषाओं का अध्ययन या 2 भाषाओं के साहित्य का अध्ययन।
अच्छा, दो भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे? क्या निकालेंगे इससे? कुछ लोग इस तरह से भी देखते हैं कि जब कंपैरेटिव लिटरेचर की बात की जाए या उसका कॉन्सेप्ट बनाया जाए तो उसके आधार के तौर पर लैंग्वेज को बेसिस बना के बात की जाए, जैसे हिंदी साहित्य और बांग्ला साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान के चलते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आधार बना के बात की जाए। अब कुछ लोग ऐसे भी आए हैं इस बीच में जो कि जिनकी जेंडर स्टडी में जो है रुचि है, तो वो स्त्री के चरित्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते रहते हैं साहित्य में। एक नया वर्ग पैदा हुआ है दलित लेखकों का, उनके अंदर भी ये ट्रेंड डेवलप किया है कि वे दलित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करते रहते हैं। चिंता की चीज है, क्या तुलनात्मक साहित्य का आधार भाषा, नेशनलिटी, पॉलिटिकल विचार, जेंडर या कास्ट, इनमें से किसी को बनाया जा सकता है? और अगर बनाया जाएगा तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बहुत अच्छे विद्वान है एडवर्ड सईद। उन्होंने एडवर्ड सईद ने बड़ी मार्क की बात कही, काम की बात कही। वो ये कही कि जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म विकसित करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम जाना कहां चाहते हैं। आप चाहे तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करें या साहित्य का अध्ययन करें या जातीय साहित्य का अध्ययन करें या भारतीय साहित्य का अध्ययन करें, सवाल ये जाना कहां है। अगर दलित की खोज करके लौट के दलित पर आना है, स्त्री की खोज करके अगर तुलना करके लौट के स्त्री पर आना है, तो इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं निकलेगा। और भारत में पिछले 70-80 साल में खासतौर पर हिंदी में तो एकदम प्रचुर मात्रा में ऐसा साहित्य लिखा गया है जो कि नेशनलिटी को बेस करके लिखा गया है। जैसे बांग्ला जाति है और नेशनलिटी है, उसी तरह हिंदी नेशनलिटी, मराठी में भी है ये टेंडेंसी। तो क्या साहित्य का आधार नेशनलिटी को बनाना सही होगा? क्या साहित्य का कोई मूल्यांकन इससे रास्ता निकलेगा? अगर भाषा के आधार पर साहित्य की परिभाषा तय होगी, लिंग के आधार पर साहित्य की परिभाषा तय होगी, तो उससे दिक्कतें और बढ़ेंगी, आलोचना की कम नहीं होगी। अगर साहित्य का आधार अगर हम मनुष्य को बनाएं और फिर मूल्यांकन करें, तब तो कोई नया रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर साहित्य का आधार हमने भाषा को बनाया, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बनाया, तो गलत निष्कर्ष निकलेंगे। मसलन नमूने के तौर पर आप लें कि संस्कृत साहित्य का इतिहास जो पिछले 2000 साल में फैला हुआ है, वह देश के विभिन्न इलाकों में लिखा गया संस्कृत साहित्य। अंग्रेजों के जमाने में ये ट्रेंड विकसित हुआ कि संस्कृत साहित्य को भारतीय साहित्य कहा गया। तो क्या सभी भाषाओं का जो भारतीय भाषाएं उनके साहित्य को शामिल कर दिया जाए तो तुलनात्मक साहित्य होगा? नहीं। सभी भाषाओं के साहित्य को शामिल करके भी आप तुलनात्मक साहित्य का कॉन्सेप्ट निर्मित नहीं कर सकते। तुलनात्मक साहित्य का मतलब यह नहीं है कि भाषाओं का संकलन करना। समस्या फिर भी बनी हुई है कि आखिर तुलनात्मक साहित्य का आधार क्या है?
किस आधार पर हम तुलनात्मक साहित्य को देखें? कौन सी चीज है जो कि हमें तुलनात्मक साहित्य को देखने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, उसका एक प्रारंभ का बिंदु या आधार हो सकता है कि हम मनुष्य को केंद्र में रख के साहित्य का मूल्यांकन करें। रेने वेलेट ने, जिन्होंने कि तुलनात्मक साहित्य को और अंग्रेजी साहित्य की आलोचना को सबसे ज्यादा समृद्ध किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तुलना से हमें बचना चाहिए। हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं आपस में, तुलनाएं बड़ी बेहूदी होती हैं और बहुत खराब होती हैं। ये दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे एक ही बाप के एक ही साथ पैदा हुए बेटे क्यों ना हो। और सामान्य सी चीज है जो कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंस का हिस्सा है, हमारी दोनों आंखें एक जैसी नहीं है, एक छोटी और एक बड़ी। आंखें किंतु दो हैं। देखेंगे क्या? जब साहित्य को पढ़ते हैं तो कैसे देखेंगे? दोनों आंख से या एक आंख से? सोचिए, मैं रेस्पॉन्स चाहता हूं। कैसे देखेंगे? अगर आपको कोई निशाना लगाना हो किसी टारगेट पर, तो निशाना कैसे लगाएंगे? दोनों आंख से या एक आंख से? साहित्य को देखने के लिए आपके पास में एक नजरिया होना चाहिए। अगर आपके पास में नजरिया नहीं है तो आप साहित्य का विश्लेषण नहीं कर सकते। और यह संभव नहीं है कि साहित्य के लिए नजरिया अलग है, राजनीति के लिए अलग है, जीवन शैली के लिए अलग है, शिक्षा के लिए अलग है, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार के लिए अलग है, पत्नी के साथ व्यवहार के लिए अलग है। जीवन में एक ही नजरिया होता है, वो साहित्य से लेकर कला, संस्कृति, जीवन तक फैला होता है। कंपार्टमेंट बना के आप साहित्य के नजरिए का विकास नहीं कर सकते। नहीं, साहित्य में तो प्रकाश शुरू है। और जब वोट देना हो तो बीजेपी को दूंगा, दो चीज नहीं चलेगी। नजरिए में ये इस तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं चलता। हम मध्यवर्ग के लोग बहुत चालाक लोग हैं और सारी चालाकियां हमारे जिसे रग रग में भरी हुई है। हमने डिवीजन किया हुआ है, इनसे ऐसे बात करनी, उनसे ऐसे बात करनी, इनसे ऐसे बात करनी, सबसे बात करने के हमने तरीके अलग बनाए हुए हैं, नजरिए भी अलग बनाए हुए हैं। इसके चलते हमारे पास में कोई एक समग्र दृष्टि विकसित नहीं हुई। तुलनात्मक साहित्य का एक सही नजरिया विकसित करने के लिए जरूरी है कि आपके पास में एक दृष्टिकोण हो, और दृष्टिकोण एक ही होगा। जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वही साहित्य के प्रति दृष्टिकोण होगा। साहित्य के लिए कोई दृष्टिकोण बाहर से लाया नहीं जाएगा। हम जो ये सोचते हैं कि नहीं, साहित्य के लिए तो बाहर से दृष्टिकोण लाएंगे, साहित्य के लिए तो जरूरी है कि हम रेने वेलेट को पढ़ें, रेमंड विलियम्स को पढ़ें, टेरी गिल्टन को पढ़ें, हम जो है आनंदवर्धन को पढ़ें, हम मम्मट को पढ़ें। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। जीवन के प्रति जो आपका नजरिया है वही कला और साहित्य के प्रति भी नजरिया होगा। जब तक ये फांक बनी रहेगी जीवन के प्रति नजरिए में और साहित्य और कला के प्रति नजरिए में, आपको चीजें धुंधली दिखाई देंगी। आप दोनों आंखों से निशाना लगाइए, आपका कभी टारगेट पर निशाना नहीं लगेगा। आप लक्ष्य भेद कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में एक नजरिया हो। इसलिए तुलनात्मक साहित्य के मूल्यांकन के लिए या साहित्य के मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि हमारे पास में एक सुसंगत नजरिया हो। वो चाहे संस्कृत काव्य शास्त्र का हो, किसी भी काव्य शास्त्री के द्वारा जो तय किया गया वो हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चाहे भरत को मानते हो, आनंदवर्धन को मानते हो, आप मम्मट को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आपके पास में एक नजरिया होना चाहिए जिससे कि आप पूरी विरासत को, पूरे ट्रेडिशन को आप एक्सप्लोर कर सकें। तो एक अजीब परेशानी पैदा हुई है। अब स्त्री को पढ़ना हो तो फीमेल स्टडीज की मदद लेनी पड़ेगी, दलित को पढ़ना होगा तो कुछ और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, साहित्य को पढ़ना होगा तो किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। ये जो इतना जो क्योस है, ये क्योस हमारी मदद नहीं करता साहित्य के नजरिए को बनाने। और इस क्योस का बुनियादी आधार है, क्योंकि हम लोग सब टीचर हैं, इसलिए मैं उस चीज को शेयर कर रहा हूं कि बुनियादी आधार है क्योंकि हमारे पास में एक नजरिया नहीं है। मैं अगर इनसे शालीनता से बात कर सकता हूं, इनसे खुल के बात कर सकता हूं, तो मैं इनसे खुल के बात कर सकता हूं, शालीनता से बात कर सकता हूं।
मेरी इनसे भी जिन विषयों पर बात हो सकती है इनसे भी मेरी, चाहे वो स्त्री है, नहीं स्त्रियों से ये विषयों पर बात नहीं हो सकती है ना, डिवीजन हमारे बीच में। कला और साहित्य के क्षेत्र में हम ये डिवीजन करके जब नहीं चलते, जब कला में हम तमाम प्रश्नों पर बात कर सकते हैं, तो हम स्त्री से तमाम प्रश्नों पर बात क्यों नहीं कर सकते? हम लड़के से बात कर सकते हैं, अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, तमाम विषयों पर खुलकर, लेकिन अपने कोलीग से खुल के बात नहीं कर सकते। बात करते ही बेटा तो बिछड़ी कांड दे रहा नहीं। कारण क्या है? हमने अपने नजरिए को विभाजित करके रखा हुआ है। साहित्य को और तुलनात्मक साहित्य को सुसंगत ढंग से देखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास में एक सुसंगत दृष्टिकोण हो। कौन सी चीज है जो किसी लेखक है या साहित्य के तत्व को ऊंचा करती है? कौन सी चीज है? रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का शिल्प बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो महान लेखक है। बंकिम के उपन्यासों का शिल्प बहुत अच्छा था, उनके विषय बहुत अच्छे थे, इसलिए महान लेखक हैं। किस वजह से लेखक बड़ा लेखक बनता है और महान लेखक बनता है? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से लेखक अपनी राज्य की भाषा की सीमाओं का अतिक्रमण करता है, राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करता है और दूसरे राज्य और राष्ट्र में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है? कौन सी चीज है ऐसी? कौन सी चीज हो सकती है? देखा दृष्टि कहां से खड़े होकर देखता है चीज? अगर मैं यहां से खड़े होकर देखूंगा तो मुझे दूर तक दिखाई देगा और मैं नीचे होऊंगा तो मुझे बहुत कम दिखाई देगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री थे, ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी। डीपी मुखर्जी ने एक बड़े काम की बात की जो मुझे लगता है कि तुलनात्मक साहित्य के मूल्यांकन में एक दूसरा एलिमेंट वह हो सकता है जो हमारी मदद कर सकता है। डीपी मुखर्जी ने कहा कि हम चीजों को जितने व्यापक फलक में रख के देखेंगे हमें चीजें उतनी ही साफ दिखाई देंगी। हमारी स्थिति क्या हुई है? हमने चीजों को छोटे फलक में रख के देखने की आदत डाल दी है। अब इसके चलते हो क्या रहा है? न तो समस्याएं समझ में आ रही है, न उनके समाधान समझ में आ रहे हैं। मसलन मेरा कोई भी टीचर कोलीग ये कह ही सकता है, यहां जो लोग हैं वो इनकी चिंता हो सकती है कि ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है इस बीच में पिछले 30-35 साल में जिसकी वजह से लोग अब लिटरेचर नहीं पढ़ते या लिटरेचर पर डिस्कशन नहीं है। मुझे तो आंसर देना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कह सकता नहीं पढ़ना छोड़ दिया है लोगों ने, ये और मैं ही कितना पढ़ता हूं, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें। तुलनात्मक साहित्य और साहित्य के विकास के लिए यह जरूरी है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। आप जिस तरह से एलआईसी खरीदते हैं, आप इनकम टैक्स बचाने के लिए बॉन्ड खरीदते हैं, आप तय कर लीजिए कि आप साहित्य में भी उतना ही निवेश करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साहित्य का रवैया और साहित्य का आधार बदल गया। हमने क्या मान रखा है? साहित्य को दुरुस्त होना है तो ये लेखक का काम है, साहित्य ठीक से पढ़ाया जाना है तो ये मास्टर का काम है, या फिर ये विद्यार्थी। नहीं, ये डिवीजन नहीं चल सकता इसमें। हम जो लोग साहित्य के काम में जुटे हुए हैं, जिनकी आजीविका है साहित्य, अगर ये साहित्य का व्यापक फलक बनना है और इसकी साहित्य की और तुलनात्मक साहित्य की एक इंटरवेंशन की भूमिका बन सकती हो, तो ये जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारा निवेश क्या है। एक तो निवेश वह है जो हम पुस्तक परचेज करते हैं और एक निवेश वह है जो हम इंटेलेक्चुअली विनिमय करते हैं। तुलनात्मक साहित्य के विकास के लिए एक्सचेंज बहुत जरूरी है और एक्सचेंज बिना निवेश के संभव नहीं है। मैं जब यहां आया था तो प्रेमचंद की कोई कहानी बंगला में नहीं आई। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। 25 साल पहले मैंने कलकत्ते में ज्वाइन किया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो मैंने पता किया कि बंगला का हर बड़ा लेखक हिंदी में अवेलेबल है। कोई बड़ा लेखक नहीं जिसकी रचना हिंदी में अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर आप पता करने जाएंगे कि क्या बंगला में हिंदी के साथ में ऐसा ही एक्सचेंज है, तो आपको बहुत परेशानी होगी।
कैसे संभव है ये? कैसे चीज बने? कलकत्ते में 40 लाख हिंदी भाषी रहते हैं, आप सोच सकते हैं? अगर पॉलिटिकली देखें तो कम से कम तो 30-35 सीट ऐसी हैं असेंबली की जिनमें डिसाइडिंग फैक्टर है हिंदी भाषी वोटर। अच्छा, आपको साहित्य दिखाई नहीं देता? आपका साहित्य हिंदी में बिकता है, आपको कभी ये इच्छा नहीं होती कि बांग्ला में हिंदी का साहित्य आए? क्योंकि हमारे लेखक ने कभी ये इनिशिएटिव नहीं लिया। अब उम्मीद किससे कर रहे हैं? कौन करेगा इस काम? तुलनात्मक साहित्य का विकास तब होता है जबकि उसमें भाषाओं के बीच में विनिमय हो। पता करें हम लोग, चाहे बजाज है, सिर्फ इसीलिए बजाज है कि तमिल की कितनी पुस्तकें बांग्ला में ट्रांसलेट होकर आई हैं, तेलुगु की कितनी पुस्तकें ट्रांसलेट होकर आई हैं। आप जान लीजिए, कम से कम मैं ये बात भरोसे के साथ कह सकता हूं, हिंदी में आज अगर किसी लेखक को नोबेल प्राइज मिला तो अगले 7 दिन के अंदर उसकी पुस्तक मार्केट में होगी हिंदी में। बांग्ला में तकरीबन सभी बड़े लेखकों की, इवन नए से नए लेखक की भी कोई रचना लेके जाए किसी पब्लिशर के पास में कि साहब ये मेरा कहानी संकलन है, बड़ा अच्छा संकलन है, आप किसी से ट्रांसलेट करा दीजिए, तो आप तय मानिए पब्लिशर उसमें पैसा लगा देगा, वो ट्रांसलेट करा देगा। बांग्ला में तो ऐसा नहीं। भाषाएं विनिमय से समृद्ध होती हैं, तुलनात्मक साहित्य विनिमय से समृद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी से आएगा अंग्रेजी में जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। तुलनात्मक साहित्य का ये बुनियादी आधार है कि वहां भाषाओं के बीच में, उनके साहित्य के बीच में विनिमय हो। विनिमय कैसे होगा? हम जो लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हम लोग टीचर हैं, आलोचक हैं, लेखक हैं, वे इनिशिएटिव लें। कोई सरकार इनिशिएटिव नहीं लेगी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं बांग्ला नहीं जानता था, मैं गया बांग्ला अकादमी, उस समय कोई सेक्रेटरी थे, आई डोंट नो, मैंने थोड़ा सा झगड़ा किया उनसे, मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है का इनिशिएटिव, आप चाहे अपने किसी कॉमरेड के नाम रखिए, आई डोंट माइंड, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा नाम है, मैं जानता ही नहीं हूं। तो उन्होंने साहब ये इनिशिएटिव लिया, पहली बार बांग्ला में प्रेमचंद की कहानियों का संकलन ट्रांसलेट होकर आया। आप समझिएगा, मतलब मैं आया हूं 89 में और प्रेमचंद बहुत पहले से हैं। एक नॉर्मल रूटीन की चीज है, एज ए राइटर, एज ए टीचर, एज ए एक्टिविस्ट, कि मैं अपनी भाषा को दूसरी भाषा के साथ जोड़ने के लिए प्रयास करूं। मैं जो चीज आपको शेयर करना चाहता हूं ये कि ये चिंता हमारे बीच में कम है कि हम भाषाओं का विकास तो चाहते हैं लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। रेने वेलक ने कहा कि तुलनात्मक भाषाओं का विकास, तुलनात्मक साहित्य का दृष्टिकोण तभी संभव है जब भाषाओं के बीच में आदान प्रदान की प्रक्रिया स्मूथ और सहज हो। अब एक और समस्या है जो कि हम सब फेस कर रहे हैं। जैसे मैं आया यहाँ तो मैंने बांग्ला सीखी, मैं पढ़ नहीं पाता लेकिन सुन के समझ लेता। आप बोलिए बांग्ला कितनी अच्छी बोलिए, मैं उसे समझ लूंगा। मैं 70-80% ठीक ठाक समझ लूंगा, मतलब 10-20% में भूल चूक हो सकती है लेकिन मैं ठीक ठाक समझ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे यह सर्वाइव करना है, मुझे बंगाली लोगों के बीच में रहना है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए अनुवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। मुझे बांग्ला और हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन करना है तो ये नहीं है कि मैं जो ट्रांसलेटेड बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की उसको मैं आधार बना के और किसी हिंदी के लेखक के साथ तुलना कर दूं और मूल्यांकन करूं। तुलनात्मक साहित्य के विकास के लिए जरूरी है कि आपको डायरेक्ट उस लैंग्वेज को पढ़ें और सीखें। तुलनात्मक साहित्य अनुवाद के मूल्यांकन का साहित्य नहीं है। ये हमारे माइंड सेट में बैठी हुई है बात कि ये तुलना का मतलब यह कि हम एक अनुदित भाषा का ले आए साहित्य और अच्छा आप देखिए उसकी दिक्कतें क्या हैं। अगर आप एक अनुदित किताब के जरिए तुलनात्मक साहित्य का अपना दृष्टिकोण बनाते हैं तो उसकी क्या मुश्किलें आएंगी। क्या अनुवाद से हम उस भाषा और उसके साथ जुड़ी हुई कल्चर को समझ सकते हैं? तो
तो अनुवाद कैसे करेंगे? बंकिम का एक फेमस कोट है, भाषा में तुलनात्मक शब्द एक की जगह दूसरे शब्द को बिठाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके मर्म के अनुकूल शब्द खोजना मुश्किल है। एसेंस, और एसेंस कब पकड़ में आएगा? मैं आपको एक छोटा अनुभव बताऊं आपको अपना। मैं शाम बाजार से कॉलेज स्ट्रीट जाता था मेट्रो ट्राम से, 2 या 3 दिन हुए थे मुझे, बंगला जाता नहीं था, बहुत भीड़ थी और मैं ट्राम में खड़ा हुआ था ऐसे, तो पीछे मेरे 3 औरतें थी, तो उसमें से एक महिला ने कहा एक तो देखी, मेरी समझ में नहीं आया, एक तो देखी मैंने की, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं कहा किससे कह रही होगी? उसने 2-3 सेकंड के बाद में फिर कहा कि एक तो देखी, एक साउंड थोड़ा सा बढ़ गई उसकी, एक तो देखी। मैं तब भी नहीं समझा, देखी तो मतलब मैंने देखा कि यार देख तो रही है ये, आंखों में नहीं लगी। अब फिर थर्ड बार उसने कहा एक तो देखी, तो मुझे लगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। मैं खिसक गया, वो खटाक से निकली और दरवाजे से निकल गए, स्टॉप आया तो उतर गई। ये फर्स्ट लेसन था। एक तो देखी मैंने, देखना नहीं है, प्लीज रास्ता दो। एसेंस कहां से लाओगे? भाषा जो है अपने एसेंस में और मर्म में रहती है। एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को बिठाना अनुवाद नहीं है, उससे आपको मर्म हाथ नहीं लगेगा। मर्म कब हाथ लगेगा? जब आप उस भाषा को जानेंगे। हमने जो ढांचा बनाया तुलनात्मक साहित्य का, जो पिछले 60 साल से 70 साल से चल रहा है, उस ढांचे की, और यही नहीं, असल में मुश्किल क्या है कि तुलनात्मक साहित्य का जो पूरा आइडिया था वो यूरोप से लाया गया आइडिया। और यूरोपीय लोग तो आप जानते हैं बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया तुलनात्मक साहित्य का जो मॉडल है, बेसिक मॉडल में, उसमें क्या है, हेजेमनी, उसमें एक वर्चस्व का एलिमेंट है। उसमें बिना वर्चस्व के भाषा के, वो कौन सी भाषा है वर्चस्व की सारी दुनिया में? अंग्रेजी। समझ में आएगी? अच्छा, हमने बोरो किया कि हमारे यहाँ भी 18-19 भाषाएं जो नेशनलिटी की लैंग्वेज हैं और राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सो कॉल्ड, और हमने भी क्या कर लिया कि हाँ, बांग्ला का हमें विकास करना है तो हम हिंदी में अनुवाद करके ले आएंगे। अरे इससे समझ में आएगा? जो ब्रजभाषी है वो समझ पाएगा, मैं ब्रजभाषी क्षेत्र से आता हूं, वो समझ पाएगा उसे। अगर आप प्रमुख भाषा में अनुवाद के जरिए तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना चाहेंगे तो आप वर्चस्व के मॉडल को बनाए रखेंगे, और वर्चस्व का मॉडल तोड़ना तुलनात्मक साहित्य का प्रधान लक्ष्य है। लेकिन वो इनबिल्ट है इसमें। तुलनात्मक साहित्य की जो पूरी थ्योरी, पूरा सिस्टम जो पूरी दुनिया में आया है, उसमें इनबिल्ट है, वहां एक भाषा का वर्चस्व रहता ही है। और भाषा का वर्चस्व टूटे है, इसके लिए जरूरी क्या है कि भाषा की एक मिडिल मैन की भूमिका खत्म कर दी जाए, उसमें ट्रांसलेशन की भूमिका खासतौर पर हटा दी जाए। अगर आप मीडिएटर के तौर पर ये ट्रांसलेटर की लैंग्वेज को हटा देंगे बीच में से, मुझे अंग्रेजी में अगर कोई तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अंग्रेजी सीखूं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं जो कि आपको अच्छी लगेगी और आपको इससे प्रॉब्लम समझ में आएगी। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो कभी कभी बेकारी के दिनों में कुछ रोजगार करने की जरूरत पड़ती थी, तो हिस्ट्री के एक प्रोफेसर है के पनीकर, उन्होंने एक स्पेन के एक रेवोल्यूशनरी गायक को हिंदी पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया। अच्छा, वो अंडरग्राउंड चल रहा था बंदा, बहुत अच्छा संगीत का बहुत अच्छा गायक था। अच्छा, मैं बेकारी में था, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं एमफिल कर रहा था, उसमें मुझे पैसे की जरूरत थी, कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, मैं बहुत परेशान था, तो मैंने हाँ कर दी। अच्छा, मेरी दिक्कत वही अभी है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, अब मैंने हाँ कर दी। अब वो आया बैठा, अच्छा उसकी स्थिति ये कि वो स्पेनिश के अलावा कुछ नहीं जानता था। मैं
हिंदी के अलावा नहीं जानता था, अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ के मैं कम्युनिकेट भी कर सकता था, लेकिन मैं अंग्रेजी एकदम ही नहीं जानता था, और वो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी भी नहीं जानता था, वो स्पेनिश जानता था और मैं हिंदी जानता था। अच्छा, मेरे सर्वाइवल का क्वेश्चन कि मैं इसे ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे 6 रुपए मिलेंगे। अच्छा, उसकी मुश्किल यह कि वो हिंदी सीखना चाहता था क्योंकि उसे यहाँ रहना है। अगर वो हिंदी सीख लेता है तो उसका वीजा एक्सटेंड हो सकता है, और हिंदी नहीं सीखता तो वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड चल रहा था, कोई रेवोल्यूशन नहीं था, भागा हुआ था वहां से लैटिन अमेरिका से। अब मैं जब उसकी तरफ देखा, मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आई मेरी बात। अब मेरी भी समझ में नहीं आई। मैंने उसे निकाला घर से, अपने हॉस्टल में कमरे से, और मैंने कहा बाजार चल। मैं बाजार ले गया उसे। अब रोज जब वो मेरे साथ पढ़ने आए तो मैं उसे रोज बाजार ले जाऊं, और रोज मैं तरह तरह की चीजें उसे समझाऊं कि देखो ये पान है, ये समोसा है, ये सब्जी का नाम है। कभी बगीचे में ले जाऊं, कभी फूल पत्ती दुकान, ये सब एक एक करके उसे समझा रहा हूँ, उसे रटा रहा हूँ बैठ के कि ये किसी तरह से सीख ले। अच्छा, उसकी मेमोरी बड़ी बहुत शानदार थी। आप विश्वास करेंगे 3 महीने के अंदर उसने पूरी लैंग्वेज सीख ली। केन पनिकर जो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने कहा कि तुम हमें ये रहस्य बताओ कि तुमने ये हिंदी सिखाई कैसे, क्योंकि तुम स्पेनिश नहीं जानते, ये हिंदी नहीं जानता, ये सीखा कैसे तुम लोगों ने? अच्छा, तुम दोनों अंग्रेजी नहीं जानते। मैंने एक चीज पढ़ी थी संस्कृत पढ़ते समय, और वो मैं अभी भी मानता हूं, भाषा जीवन में होती है। अगर भाषा सीखनी है तुम जीवन में चले जाओ, पूरी भाषा पिकअप कर लोगे, पूरा ढांचा समझ में आ जाएगा, पूरा उसका कम्युनिकेशन का और उसके मीनिंग, उसके इनर मीनिंग सब समझ में आ जाएंगे, सिर्फ चले जाओ। दूसरी एक और घटना घटी, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग चूंकि भिन्न भाषा भाषी यहाँ लोग हैं, उससे आप उसका ये भी समस्या है, भाषा होती कहाँ है? वो अनुवाद में होती है, किताबों में होती है, साहित्यकार में होती है, कहां होती है भाषा? भाषा जीवन में होती है, इनमें से कहीं नहीं होती। भाषा का आधार है जीवन। आपका जीवन से जितना गहरा लगाव होगा, संपर्क होगा, संबंध होगा, आप भाषा के एसेंस को उतना ही गहरा समझ सकते हैं। आप बंगला सीख लेंगे, लेकिन बंगाल में नहीं रहेंगे, बंगालियों के बीच में नहीं रहेंगे, बंगला समझ में नहीं आएगी, आप तय मान लीजिए, नहीं आएगी समझ में। आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी जाननी है, आपको हिंदी भाषाओं के साथ में इंटीग्रेट करके रहना होगा, तब आपको उसका एसेंस समझ में आएगा। मैं ये समझ ही नहीं सकता एक तो देखी का मतलब, जो मैंने आपको अभी किस्सा सुनाया। एक और मेरी स्टूडेंट थी, वो जापानी लड़की थी, और मुझे ऐसे एडवेंचर करने का मौका मिलता था, लेकिन मैं कभी डरता नहीं था इससे। सर, आपने स्पेनिश सीखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इस मामले में मैं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हूं और कंजर्वेटिव हूं, ये कह सकते हैं आप कि मैं नहीं सीख पाया, लेकिन मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं आपसे, आप किसी भी भाषा के हो, आप भाषा न भी जानते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सिर्फ सामाजिक जीवन में दाखिल हो, आपको भाषा आ जाए। मैं कुछ दिन पहले तुर्कमेनिस्तान गया था एक सेमिनार में बोलने के लिए, समाजवाद के मीटिंग में सेमिनार थी, तो जो शिक्षा सचिव लेने आई थी महिला, तो उसने कहा सर आज का दिन खाली है, कहां घूमेंगे आप? तो मैंने कहा सब्जी मंडी ले चलो। वो बोली कि सर अभी सब्जी मंडी देखने की जगह है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जानना है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें उधर से ही आई, तो मैं बाजार देखना चाहता हूँ, वहां बाजार में वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती है। तो उसने पूछा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा मैं लवंग देखना चाहता हूँ, मैं वो सौंठ देखना चाहता हूँ, मैं काली मिर्च देखना चाहता हूँ, ये सब बहुत सारी चीजें उधर से आई, वो यहाँ पे अपनी बाजार में मिलती है कि नहीं मिलती है, या हमारे यहाँ आ गई वहां से गायब हो गई। अच्छा, मैं बाजार पूछूंगा सर मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, हमारे यहाँ चीजें पैदा नहीं होती थी, कहां देखें हम, कहां पाएंगे हम? वो सब्जी मंडी ले गई, अब देखा तो वहां छोटी छोटी पोटली लेके औरतें बैठी हुई है सामान लेके। तो मैंने कहा देखो ये काली मिर्च और ये लवंग यहाँ बिक रही है, कोई खरीदता नहीं, लेकिन वो बेच रही है, वो लेकिन हाँ आते हैं लोग बीच बीच में खरीदने के लिए आते हैं। तो वो सेक्रेटरी बोली मुझसे कि सर मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं है कि ये चीजें यहाँ बिकती हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। हम आते थे सब्जी की दुकान पर, सब्जी लिए और चले गए, और छोटी छोटी पोटली लेके जो बैठे रहते हैं। भाषा और उसकी संस्कृति के रूप अगर आपको देखने हैं तो आपको जीवन में जाना होगा। इसलिए भाषा को सीखते समय भाषा जिस इलाके की, जिन लोगों की विरासत से जुड़ी हुई है, वहां इंटीग्रेट करना बेहद जरूरी है, तुलनात्मक साहित्य के समझ के और विकास के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी है। तुलनात्मक साहित्य के मूल्यांकन में जो तमाम किस्म की सुपरफ्लुअस या सतही किस्म की चीजें आई, उसका कारण यह है कि हमने भाषा को जाने बिना
अनुवाद की भाषा के जरिए तुलनात्मक साहित्य का बहुत सारा मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन किया, इसकी वजह से असुविधाएं हैं। तो तुलनात्मक साहित्य का कॉन्सेप्ट अनुवाद की भाषा से नहीं बनता। अनुवाद की जो भाषा है वो हेजेमनी की भाषा है। अनुवाद की भाषा जो है वो रियल भाषा नहीं है। अनुवाद की भाषा से आप वो एसेंस नहीं समझ सकते लैंग्वेज का, उसकी कल्चर नहीं समझ सकते, उसका जो जैसे कहना कि उसकी भाव भंगिमा जो है भाषा की, उसको आप नहीं समझ सकते। एक अन्य चीज वो ये कि जैसे हम लोग भारतीय साहित्य की बात करते हैं, अच्छा भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य को तो भारतीय साहित्य मान लेते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र को काव्य शास्त्र मान लेते हैं या भारतीय काव्य शास्त्र मान लेते हैं। बांग्ला के साहित्य को अगर भारतीय साहित्य मानते हैं, क्यों? संस्कृत से ज्यादा पढ़ने बोलने वाले हैं बांग्ला के। क्या वजह? पूरे भारतवर्ष में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है, इसलिए नहीं है। प्रदेश विशेष की भाषा है बांग्ला। वही बात। संपूर्ण सच में ठीक बोल रहे हैं आप, आज की डेट में ठीक बोल रहे हैं आप। आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा हम लोग सोचें इस बात पर। आप दिल्ली जाइए, आप बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, चेन्नई जाइए, आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाइए, पॉपुलेशन का डाटा उठाइए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये चीज सोचे हम लोग थोड़ा सा। मैं जो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं आपका, कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसे भारतीय भाषा कहा गया या भारतीय साहित्य कहा गया या भारतीय काव्य शास्त्र कहा गया? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से आप मुझे अच्छे लगते हैं। क्या वजह? समृद्धि साहित्य। बांग्ला तो सचमुच में मातृभाषा है। अब यहाँ तो बस कम से कम ये तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। अगर ये क्लास पटना में ले रहा होता तो अलग बात थी। संस्कृत समृद्धि साहित्य, उससे सबका उद्भव हुआ और सब भाषा का उद्भव हुआ है। पॉपुलेशन के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिहाज से बांग्ला किसी से कम नहीं। जीनियस ही जीनियस भरे पड़े हैं। दो वजह तो यहाँ पर गए हैं। कोई भी भाषा को उस प्रांत विशेष की या फिर उस राष्ट्र विशेष की भाषा तभी दिया जाता है तो पॉपुलेशन है, कंट्रीब्यूशन अगर तो पॉपुलेशन के साथ दूसरी बात तो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो राजभाषा होती है, मैक्सिमम लोग जो उसको व्यवहार करते हैं, या फिर जो राजा होता है, जो प्रशासन होता है, उसको व्यवहार करता है, ये उसका है। तीसरी बात ये कि उस साहित्य को जो साहित्य पढ़ने वाले उनकी संख्या अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तभी जाकर प्रचुर मात्रा में ज़्यादा तो भाषा जो विकल्प की व्यवस्था इस लिहाज से कर देखा जाए। देखिए, मैं उसकी मुश्किल जानता हूं, मैं आपसे इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, लेकिन उसका एक तकरीबन पास पहुंचने वाला एक आंसर है। ये जो नेशनलिटी के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है मॉडर्न पीरियड में, ये नेशनलिटी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो भाषाएं प्रमुख व्यापारिक केंद्र की भाषाएं थी, वे नेशनलिटी की लैंग्वेज के तौर पर डेवलप की। कौन सी बांग्ला है जिसे हम लोग बोलते हैं अभी? ये बांग्ला वह नहीं है जो कि मुफस्सल इलाके में बोली जाती है, स्टैंडर्ड
कलकत्ते के खाड़ी इलाके में विकसित हुई भाषा है। अगर तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें नेशनलिटी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया, जाति निर्माण की प्रक्रिया को जानना जरूरी है। और जाति निर्माण की प्रक्रिया प्रत्येक नेशनलिटी में अलग अलग तरीके से अलग अलग घटित हुई है। जाहिर है बंगला और तमिल दो भाषाएं ऐसी हैं जहां के नेशनलिटी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई। संयोग की बात है, दोनों में विकास जो है वो अलग दिशा में हुआ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए आप, क्या किसी बंगाली कैपिटलिस्ट को जानते हैं आप याद कीजिए द्वारका टैगोर को और याद कीजिए आज। ये चिंता की चीज नहीं है मेरे लिए कि जब नेशनलिटी का फॉर्मेशन हो रहा तो बंगाली जाति में कैपिटलिस्ट क्लास था, बैंकर थे, रेल थी उनके पास में, क्या क्या नहीं था, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, आप मुझसे अच्छा जानते हैं उसे। तमिल में यह चीज शुरू हुई। तमिल में आज भी एक बड़े स्केल का जो है कैपिटलिस्ट क्लास अवेलेबल है तमिल में। जो 19वीं शताब्दी के बिगनिंग में था वही तमिल में आज भी है, लेकिन बंगला में ये चीज डिसअपियर कर गई। जब मैं तुलनात्मक अध्ययन करने जाऊंगा बंगला और तमिल के बीच में या बंगला और हिंदी के बीच में, तो मेरे सामने ये समस्या होगी, क्या आधुनिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया में जो आधुनिक वर्ग पैदा होते हैं उन आधुनिक वर्गों के विकास की प्रक्रिया क्या थी। आप सोचिए, राजस्थान के शेखावटी से आने वाले जो तमाम मारवाड़ी परिवार थे वे तो कालांतर में धीरे धीरे दुकानदारी करते हुए, कारखाने करते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। और जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हुआ करते थे बंगाली, वो डिक्लाइन करके कहां पहुंच गए, वो नीचे चले गए। वो कैपिटलिस्ट क्लास का एक तरह से लोप भी हो गया वहां एक कामकाजी मध्य वर्ग पैदा हो गया, लेकिन पूंजीपति वर्ग आधुनिक काल के फॉर्मेशन में कैपिटलिस्ट क्लास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना उसके आप आधुनिक बन नहीं सकते। ये चिंता नहीं है मेरी तो चिंता है। मैं कलकत्ते में रहता हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूं। मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी डिस्टर्ब हो कि आखिर हमारे पूंजीपति कहां के। मुझे सामाजिक विकास करना है ना, तो मुझे वो वर्ग चाहिए जो इस वर्ग का नायक है। मुझे बुर्जुआ चाहिए, मुझे मजदूर भी चाहिए, आंदोलनकारी मजदूर चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कैपिटलिस्ट क्लास भी चाहिए, तो मुझे विकास करना है। आप बता दीजिए पूंजीपति वर्ग के जाने से क्या नुकसान हुआ। आपने सभी लोग, तकरीबन सभी लिटरेचर के टीचर हैं, सबने अपने अपने तरीके से अपना अपना लिटरेचर पढ़ा और बंगला लिटरेचर यहां सभी लोगों ने पढ़ा। आप जरा पिन पॉइंट करके सोचिए कि क्या बंगला साहित्य अपने अंदर झांक कर देखता है। विवेकानंद बंगाली जाति कैसी है, बंगाली जाति में मिडिल क्लास कैसा है, उसकी तीखी आलोचना करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला मध्यवर्ग कैसा है और उसके अंदर कितनी सड़ान भरी हुई है, कितनी गंदगी है, उसके अंदर कितने डिकेडेंट वैल्यूज आए हैं, इसकी तीखी आलोचना करते हैं। क्या कभी आपने दीपेश चक्रवर्ती और अमर सिंह का ऐसा कोई लेख पढ़ा जो ये बताए आंख में उंगली डाल के नहीं बंगाली जाति के अंदर ये दिक्कतें आई हैं इस बीच में? नहीं। क्यों? चिंता नहीं मेरी। सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं हम लोग, सारी दुनिया का मूल्यांकन कर रहे हैं हम लोग, सारी दुनिया से इनाम ले रहे हैं हम लोग, लेकिन अपनी जाति के अंदर क्या हो रहा है उसे पलट कर खोल कर देखना नहीं चाहते। पूंजीपति के जाने का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह पड़ा कि हमने
सेल्फ को क्रिटिकली देखना बंद कर दिया। साहित्य तो है सर, नीरज सिंह चौधरी has done such work. ओके, वो कोई मैं मालूम है, जानबूझ के मैं कह रहा हूं कि डिस्कशन क्या है हमारे बीच में। अब देखिए, मैं और प्रवोक करता हूं स्टूडेंट को। मैं बाजार गया, मैंने दुकानदार से पूछा कि मुझे दलित बंगला साहित्य चाहिए। वो बोला जी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मैं घूम रहा हूं, तो उसने मुझे साहित्य अकादमी की एक पुस्तक निकाल के दी। तो मैंने कहा इसका बंगला के दलित साहित्य कोई लेना नहीं, वो एक बंगला के दलित लेखकों की रचनाएं चाहिए। तो बोला जी यहाँ तो ये बात ही नहीं करते। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये चिंता की चीज है मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि यहां दलित जातियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि दलित लेखक लिख नहीं रहे हैं, लेखक, लेकिन कभी हमने आर्टिकुलेट नहीं किया, उस कैटेगरी को आर्टिकुलेट नहीं किया। महाश्वेता देवी सर। No, and she is not herself a Dalit. No. She is writing मैं तो खुद अनुभवी हूं। मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कोई प्रामाणिक है वो किस जाति से आता है। आई डोंट नो। ये तो मुझे बाद में पता चला, कि जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं वो तो खुद दलित है, और वो खुद कह रहा है कि नहीं मैं दलित में नहीं आता। तुलनात्मक साहित्य का मूल्यांकन करेंगे तो हमें यह पहले देखना होगा कि जाति के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, नेशनलिटी के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। पॉलिटिकल, उसके मुझे पॉलिटिकल, कल्चरल, लिटरेरी रीजन जानने हैं। लिटरेरी रीजन मेरे पास है कि आज जो बंगला बोली जा रही है वो बंगला वह है जो कि जैसा कि नेशनलिटी के फॉर्मेशन का एक बुनियादी नियम है कि जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र की भाषा है वह भाषा नेशनलिटी की लैंग्वेज बनती है। एक जमाना था हिंदी में ब्रज भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध था, अवधि का बहुत समृद्ध साहित्य था। ब्रिज भाषा होता है कि ब्रज भाषा से? ब्रिज 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 ब्रज भाषा नहीं। There's a question, please. When you say Bengalis are not critical of themselves, or Bengalis are grown uncritical of themselves, I fail to understand this. Then what is Bengali literature today doing? Being critical is not being critical on the streets. Being critical is also being critical in literature. And I'm writing something about middle class. Then can I afford to be totally uncritical of the middle class? मैं ज्यादा नहीं कह सकता, हो सकता आपके पास में अच्छी जानकारी हो, क्योंकि मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी हुई है कि जो बंगाली इंटेलिजेंसिया है जो कि अधिकतर अंग्रेजी में लिखता रहता है, मैं जो बंगला की पत्रिकाएं जो लिटिल मैगजीन मूवमेंट है मैं उसमें जो छप रहा है मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, मैं आपको सच कहूं। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं आपसे कि, और हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, क्रिटिसिज्म एज ए जेनर, मेरी चिंता है, वो मेरी चिंता एक मॉडर्न लिटरेरी जो है ना सिस्टम मैं तैयार कर रहा हूं। या कहानी लिखी जा रही है, कविता लिखी जा रही है, उपन्यास लिखा जा रहा है, या क्रिएटिव राइटिंग का एक से एक बेहतरीन लेखक है, लेकिन मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन कम से कम हो रहा है। मेरी चिंता यहां है। मैं ये नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं कि उनके पास है समझ, तो जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। क्रिएटिव राइटिंग आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। मैं उसको चाहूं, मेरी चिंता यह है कि जब मैं नेशनलिटी के फॉर्मेशन में दाखिल हो रहा हूं तो एक वर्ग गायब हो रहा है, तो उस वर्ग के गायब होने का लिटरेचर में क्या इंपैक्ट होगा, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट होगा। ये डिस्कस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरी चिंता में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं अमित कुमार बागची से मेरा एक क्वेश्चन हो ही सकता है, क्योंकि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री, उन्हें जवाब देना ही होगा, बंगाली जाति को नहीं हिंदुस्तान को जवाब देना होगा उन्हें। वो बताएं कि कैसे डिसअपियर कर गया ये क्लास। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि आखिर बिरला कैसे कैपिटलिस्ट बना। मैं इग्नोर नहीं कर सकता इसे, मुझे उस प्रोसेस को जानना होगा। मुझे जानना ही होगा कलकत्ता के पूरे इकोनॉमिक बिजनेस पर कैसे 80% बिजनेस पर समस्त हिंदी भाषा का कब्जा है, मुझे जानना ही होगा।
इग्नोर करूंगा मैं? कब तक इंतजार करूंगा मैं? सारी दुनिया का विश्लेषण आपके पास है, सारा ह्यूमन इंडेक्स आपके पास है सारी दुनिया का, लेकिन कलकत्ते का ह्यूमन इंडेक्स आपको पता नहीं है। मैं जो चीज कहना चाहता हूं ये कि कैपिटलिस्ट क्लास के डिसअपियर होने का एक बड़ा इंपैक्ट है सेल्फ को क्रिटिकली न देखना, जो मेरे अंदर है, जिस समाज में मैं हूं उसको क्रिटिकली न देखना। मैं एक आपको छोटा अनुभव शेयर करूं, और ये मैं जो चीज कह रहा हूं उसका कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैंने कलकत्ते में एक नया इलाका शहर बसा है, ये सॉल्ट लेक है, उसकी पैरेलल मैंने उसे कभी देखा नहीं था, तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि तुम आज मुझे गाड़ी उधार दो, मैं राजाघाट घूम के देखना चाहता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज भी है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज। मैं सिर्फ जो चीज आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं बहुत ही पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, जहां से वो क्राइसिस मुझे स्ट्राइक की वो चीज। मैं घूमा हूँ, ये 1 साल पहले घटना थी, ममता के आने के बाद। मैं पहले कभी नहीं गया, मैं इतने से कलकत्ते में कभी राजाघाट नहीं गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं काकोगाची रहता हूँ, वहां से यूनिवर्सिटी जाता था और सीमित रास्ते में रहता था। राजाघाट गया तो मैं देख के चौंक गया कि इतनी ह्यूज स्केल पर बिल्डिंगें बनी हुई, लेकिन सब खाली। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस इलाके में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। 20 मंजिल की बिल्डिंग है, गेट पर लॉक, पूरा इलाका घूम के देखा, इतना शानदार इलाका, इतना अच्छा इलाका कि गुड़गांव में उसके सामने कुछ नहीं। मेरे लिए चिंता की बात है कि जहां 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो, वहां लोग क्यों नहीं रहते, जब कलकत्ते में रहने के लिए जगह नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? वह डिस्कशन से गायब है आनंद लहर पत्रिका के, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वह बंगाली जाति के डिस्कशन से गायब है। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ को नहीं देख रहे। सेल्फ का मतलब पर्सनल देखना नहीं। अब जानते हैं, मैं 1-1.5 घंटा घूमा, मैं अकेले था, ड्राइवर था, मैं था, और मेरा अंदर बिल्कुल एकदम सिर भरना गया कि ये क्या हो रहा है, ये कारण क्या है? मैं उसमें मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ जो चीज शेयर करना चाहता हूँ लिटरेचर के लिहाज से, मैं वहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ, वो ये कि नेशनलिटी के फॉर्मेशन के प्रक्रिया में कौन कौन से वर्ग पैदा हुए, किस तरह की संस्कृति पैदा हुई, किस तरह का साहित्य पैदा हुआ, ये हमारी चिंता का एक आधार है, जिससे कि आप मॉडर्न पीरियड में और तुलनात्मक साहित्य के एक एरिया में दाखिल होते हैं। कौन सी चीज है जो कि भारतीय साहित्य को या भारतीय को भारतीय बनाती है? भाषा नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भाषा के आधार पर भारतीय नहीं होते आप। सोचिए, गैस कीजिए, जस्ट गैस कीजिए, और उत्तर आपके पास है, बहुत अच्छा उत्तर आपके पास है, ये भी मैं जानता हूं। नो, भारतीय साहित्य के तौर पर साहित्य को देखा जाए, या बंगला साहित्य हो, चाहे वो हिंदी का साहित्य हो या संस्कृत का साहित्य हो, संस्कृत के साहित्य को भारतीय साहित्य क्यों कहा जाता है, इसका भी उत्तर उसी से मिल जाएगा। साहित्य को अगर समुदाय के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको साहित्य की रियल फीलिंग पता चलेगी। शिशिर कुमार दास ने जो पूरा अध्ययन किया है भारतीय साहित्य का और पूरे के पूरे कई भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक तौर पर, शिशिर कुमार दास ने बहुत एक मार्के की बात कही है। लैंग्वेज, लिंग, जाति, राजनीति, ये तुलनात्मक साहित्य का आधार नहीं हो सकता। कौन सी चीज हो सकती है? समुदाय। हम लोग कम्युनिटी, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब तक क्या किया कि अगर आप देखें, पूरी डिबेट देखें, हमने एक दौर था जिसमें के जो संस्कृत साहित्य का, अगर आप जो बैकग्राउंड के लोग, संस्कृत साहित्य के कुछ लोग हैं, संस्कृत वालों की चिंता किस पर है? संस्कृत वाले साहित्य के साथ में समाज को जोड़कर नहीं देखते। उनके यहां साहित्य ऑटोनॉमस है,
उनके यहाँ पूरा काव्य शास्त्र ऑटोनॉमस है। जब साहित्य और समाज के संबंध को जोड़कर देखा गया तो यह समझ सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। जब वर्ग पैदा हुए समाज में तो लोग वर्ग के साथ जोड़कर देखने लगे साहित्य को। जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट आया 1936 से, उसने एक कॉन्सेप्ट पूरे लिटरेरी जेनर में डाल दिया जिसमें कि समाज और साहित्य के संबंध की बजाय वर्ग और साहित्य के संबंध को जोड़कर देखने लगे। इधर जो कुछ दलित आए हैं वो दलित के साथ साहित्य के संबंध को जोड़कर देख रहे हैं, स्त्रियां आई हैं वो स्त्री के साथ साहित्य के संबंध को जोड़कर देख रही हैं। शिशिर कुमार दास ने बहुत अच्छी और मुझे सही बात लगी, और वो उन्हीं की बात नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम किस्म के जो वे लोग जो कि मनुष्य को आधार बना के साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, वे लोग कहते हैं कि साहित्य और अब समुदाय के बीच के अंतर संबंध को देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के शुरू के दशक में तो साहित्य और समाज का संबंध चल गया, लेकिन आज की डेट में कम्युनिटी और लिटरेचर के रिलेशन को देखा जाना चाहिए। साहित्य में क्या खोज की जानी चाहिए? साहित्य और समुदाय के अंतर संबंध की खोज की जानी चाहिए। साहित्य और समुदाय के अंतर संबंध की जब आप खोज करेंगे तो उसमें बहुत सारे लेयर ऐसे आएंगे डिबेट के, जहां पे कि उसके वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी साहित्य और हिंदुस्तानी समाज एक जैसा नहीं है। जब समुदाय के आधार पर देखेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि समुदाय एक से अधिक है। वैविध्य को आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि यहां वैविध्य है। मान लो लोग ऐसे हो सकते हैं जो जेंडर को ही प्रेफरेंस देना चाहते हो, हम मान लेते हैं, उनकी बात भी मान लेते हैं कि भाई जेंडर को प्रेफरेंस देके पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करके पढ़ा जाना चाहिए, वो ये कि स्त्री एक जैसी नहीं होती, स्त्रियों में भी वैविध्य होता है। आपने अगर एक कैटेगरी मान ली स्त्री और पुरुष, और ये मान लिया कि फिर उनके बारे में आपकी एकसार दृष्टि होगी, तो एकसार नहीं होगा। स्त्रियां भी अलग अलग किस्म की होती हैं, पुरुष भी अलग अलग किस्म के, उसमें भी वैविध्य होता है। वैविध्य को मानना एक एसेंशियल एलिमेंट है। अगर आप लिंग में जाएं, आप दलित में जाएं, मसलन एक लेखक है जो कि पहले जब पैदा हुआ था तो एकदम दलित बस्ती में रहता था, लेकिन आज जब वो लेखक है वो एक मध्य वर्ग में आ चुका है, वो अच्छी नौकरी करता है और मध्य वर्ग की कॉलोनी में रहता है, और उसके पास में कोई न गंदगी है न कोई वो असुविधा है जिस असुविधा में वो जीवन में पढ़ा और बड़ा हुआ। आज उसका पूरा का पूरा सामाजिक आधार बदल चुका है, जाति नहीं बदली उसकी। आज उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी, दलितों की आत्मकथाएं बहुत है। कहां से देखेंगे? उसके अतीत से देखेंगे, कहां से देखेंगे उसे? साहित्य पढ़ते समय जब रूपांतरण किए, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज है उसको देखना चाहिए कि आदमी ये रूपांतरित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समाज रूपांतरित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दलित है जो कल तक दलित था, आज क्या दलित है? जैसे स्त्री कल तक ये एमए कर रही थी और मेरी छात्री थी, इसकी आइडेंटिटी क्या थी? छात्री की आइडेंटिटी थी। लेकिन जब ये टीचर हो गई, इसकी आइडेंटिटी शिफ्ट की कि नहीं की? अब ये शिक्षिका है। अच्छा, अभी शिक्षिका थी और शादी हो गई इसकी, कल तक शादी नहीं हुई थी, अब ये मां हो गई। आइडेंटिटी शिफ्ट की कि नहीं की? दलित या स्त्री को अगर आइडेंटिटी के तौर पर देखेंगे तो उसका जो संदर्भ है बहुत महत्वपूर्ण है और वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा स्त्री ही रहेंगी, छात्री ही रहेंगी, नहीं भाई, अब छात्री ही नहीं रहेंगी, ये बड़ी भी होंगी, इनकी आइडेंटिटी बदलेगी। इसलिए अमर सेन ने कहा कि एक आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटी गुथी होती है और वे शिफ्ट करती रहती है। लिटरेचर में पढ़ते समय हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज को, जब ये छात्री थी और छात्री की अवस्था से निकल के टीचर हो गई, इसकी आइडेंटिटी बदल गई और टीचर से नहीं है तो मां हो गई।
आइडेंटिटी प्रमुख होगी इसकी? मैं एक अच्छा टीचर हूं, कहां तय होगा ये? बरामदे में, घर पर, या क्लासरूम में? मैं अच्छा टीचर हूं, ये तय होगा क्लासरूम में। क्यों? क्लास मेरा रेफरेंस पॉइंट है, घर मेरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अगर मेरी टीचर की आइडेंटिटी डिस्कस होनी है तो ये यहां से तय होगा कि मैं क्लास में कैसा पढ़ाता हूं। मैं बाहर बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं, क्लास जाता ही नहीं कभी। मैं अच्छा टीचर हूं, मैं बिल्कुल अच्छा टीचर नहीं हो सकता। तो मेरी एज ए टीचर आइडेंटिटी को निर्धारित करने वाला एलिमेंट है क्लास। एक स्त्री जिसकी की आइडेंटिटी जो भी शिफ्ट कर रही है, तो हमें देख रहा हो वो किस संदर्भ में है, वो मां के संदर्भ में है, वो शिक्षिका के संदर्भ में है, वो छात्री के संदर्भ में, किस संदर्भ में है? अभी एक संकट है आपके सामने, तमाम बंगाली परिवार शिफ्ट कर गए यहां से, नौकरी कर रहे हैं बाहर, और उनके बच्चे बंगला नहीं जानते, और वो खूब हिंदी बोलते हैं। वो या तो हिंदी जानते हैं या फिर वो अंग्रेजी जानते हैं, बंगला नहीं जानते। क्या हो गया आइडेंटिटी उसकी? कल तक तो ये था कि नहीं, लैंग्वेज आइडेंटिटी का आधार है। आप याद कीजिए वो क्राइसिस याद कीजिए जो बंगाल में हुआ था। बुद्धदेव भट्टाचार्य जब मुख्यमंत्री बने, पहली बार ज्योति बाबू के जाने के बाद उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि बंगला में लिखेंगे, बंगला में चिट्ठी दे देंगे, बंगला में नोटिस ले जाएंगे। अब पूरी जो है राइटर्स बिल्डिंग जो है परेशान, क्योंकि जो बाबू बैठा हुआ था उसने पिछले 25-30 साल में कभी बंगला में नोटिस लिखी ही नहीं, उसे बंगला आते ही नहीं। पता चला कि जो बंगाली था, जो गर्व करता था बंगला लिखने पर और बंगला बोलने पर, वो बंगला लिखना नहीं चाहता। अगर आइडेंटिटी की का आधार भाषा है तो भाषा कहां होगी? भाषा कब जिंदा रहती है? बोलने से। सॉरी, अगर बोलने से जिंदा होती तो उर्दू तो सबसे ताकतवर भाषा होती, वो गजल हर घर में बजती है, हर बंगाली गजल गाता है। भाषा का आधार है शिक्षा। अच्छा, बंगाली जाति ने पढ़ना ही बंद कर दिया बंगला। मेरे साथ बहुत सारे जेएनयू विद्यार्थी पढ़ते थे जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पर अभी नौकरी करते हैं। मैं हंस के कहता था, तुम एक चिट्ठी अपनी मां को बंगला में लिख दो। आप विश्वास कीजिए 90% जो यंग लड़के थे वो बंगला लिखना नहीं जानते। मेरी चिंता यहां है, जब तुमसे एक बार कैप्टिस छूटा तो तुमसे लैंग्वेज भी छूटेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? क्राइसिस यहां है। भाषा तो आपसे किसी ने कहा नहीं मत पढ़ो, हम तो ये मान के चलते थे भाषा जो है वो तो बाय बर्थ है। भाषा बाय बर्थ नहीं होती, भाषा सिर्फ बोलने से नहीं बचती, भाषा बचती है पढ़ने से और लिखने से। और हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, हमने बोलने तक रखा सीमित। हम बंगाली हैं, बोल लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो नेशनलिटी के फॉर्मेशन में और तुलनात्मक साहित्य में जो सबसे बेसिक एलिमेंट है जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो है लैंग्वेज। तो हमें देखना होगा कि लैंग्वेज हाथ से निकल रही है या हमारी ग्रिप उस पर मजबूत हो रही है। आप पूरे ऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव को उठा के देखिए। जानते हैं शिवसेना में टिकट किसे मिलती है? महाराष्ट्र में शिवसेना की जो गाइडलाइन है उसमें पहली गाइडलाइन है कि कैंडिडेट को या तो अंग्रेजी बोलनी है या हिंदी बोलनी है, मराठी नहीं। मराठी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो नया जो मध्यवर्ग पैदा हुआ है पिछले 60 साल में वो मराठी बोलना और लिखना नहीं जानता। मराठी मानुष के लिए झगड़ा करने वाला जो सबसे ज्यादा फैनेटिक दल है उसको कैंडिडेट का टिकट देते समय अपनी भाषा को आधार बना के वो टिकट नहीं देता। ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे कि ऑल इंडिया फिनोमेना मिडिल क्लास में जो उसकी अपनी मातृभाषा है उसका पठन पाठन उसका डिक्लाइन हुआ है। आप माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट उठाइए और देखिए बच्चे किस विषय में फेल हुए सबसे ज्यादा या सबसे कम नंबर किस विषय में आए हैं। तो यूपी की तो मैं बता सकता हूं आपको, हिंदी में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। जो सोचा जा सकता है हिंदी में जो 10 में और 12 में जो विद्यार्थी वो हिंदी में फेल हो रहा है या बंगला में कम नंबर आ रहे हैं, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके गणित में अच्छे नंबर आ रहे हैं, दूसरे और विषयों में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन बंगला में कम नंबर आ रहे हैं। क्यों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
नेशनलिटी के फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो भाषा के विकास की प्रक्रिया आपको देखनी होगी, और ये तुलनात्मक मूल्यांकन का एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट हमें जानना होगा। लास्ट बात इस पूरे अभी फिलहाल के सेशन के संदर्भ में, कुछ देर हम लोग जिससे सवाल जवाब कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें। आप एक चीज नोटिस करें कि ये जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य का एक बहुत अच्छा पहलू है। क्या है बताइए? भारतीय साहित्य का सबसे अच्छा, संस्कृत साहित्य का सबसे अच्छा पहलू क्या है? या ये भक्ति साहित्य है, सबसे अच्छा पहलू क्या है? आप देखेंगे कि इसका सबसे अच्छा पहलू है उसका दार्शनिक संबंध, साहित्य और दर्शन का संबंध। यानी हम जब भारतीय साहित्य अवधारणा को आधार बनाएंगे तो उस अवधारणा में जैसे समुदाय एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, विविधता एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उसी तरह से दर्शन का आधार। अभी क्या है, साहित्य और दर्शन के अंतर संबंध पर डिबेट होती ही नहीं है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों को ऐसी स्वीकृति नहीं मिली हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, इसलिए स्वीकृति मिली कि हर काव्य शास्त्र का एक दार्शनिक आधार था, किसी भी इलाके में हो। लिटरेचर में अगर आप अपना कद और डिस्कशन में अपना कद ऊंचा रखना चाहते हो तो आपको यह पता ही होना चाहिए कि साहित्य और दर्शन का क्या संबंध है। साहित्य और दर्शन के संबंध में, यानी भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य के निर्माण में विचार या दर्शन, यानी जिस भी साहित्य को आप, भाषा के साहित्य को पढ़ना चाहें, वो एक बुनियादी एलिमेंट है। जेंडर उसका बुनियादी एलिमेंट नहीं है। लास्ट, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सबसे अच्छा साहित्यकार कौन? कहते सबसे अच्छा साहित्यकार हो जिसका विश्व के हृदय पर अधिकार हो। जिस समाज में रहता है उस समाज के हृदय को वो जानता हो और उसे एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। भारतीय साहित्य में वे रचनाएं रखी जाएंगी जो सामाजिक जीवन पर जिनकी गहरी पकड़ है। हुआ क्या है कि तुलनात्मक साहित्य में द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के लेखकों की रचनाओं का मूल्यांकन ज्यादा हुआ है और प्रथम कोटि के लेखकों की रचनाओं का मूल्यांकन कम से कम हुआ है। और जब आप प्रथम कोटि के लेखक की रचना का मूल्यांकन करेंगे तो आपको उसकी रेंज का अंदाजा अलग लगेगा। मसला हम लोगों में सभी लोग ये जानते हैं कि रविन्द्रनाथ के ऊपर रोमांटिसिज्म का बहुत गहरा असर था। भारत के और दूसरी भाषाओं के साहित्य पर भी रोमांटिसिज्म का बहुत गहरा असर था। जैसे मैं हिंदी से आता हूं तो हिंदी में छायावाद पर रोमांटिसिज्म का बहुत गहरा असर था। क्या साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन करते समय आंदोलनों का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है? नहीं। दो देशों के साहित्यों के आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। मसलन रोमांटिसिज्म के सारे कवि बिगिनिंग में ईश्वर विरोधी थे और लास्ट में सब लौट के चर्च के पास गए थे। और हमारे यहां जो रोमांटिक कवि है कोई भी ईश्वर विरोधी नहीं। रविन्द्रनाथ भी ईश्वर विरोधी नहीं है। आंदोलनों के बीच में शिशिर कुमार दास कहते हैं आंदोलनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। हमें यह देखना होगा कि जिस साहित्य का या जिस भाषा के साहित्य को आप तुलना के लिए चुन रहे हैं उसका अपने सामाजिक यथार्थ पर कितना गहरा पकड़ है और कितना असर है। रविन्द्रनाथ इसलिए अच्छे लेखक हैं कि उनका यहां तो असर है ही, यहां के बाहर भी हिंदुस्तान में असर है।
कोई चीज तो होगी अच्छी। क्या चीज है अच्छी जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ अच्छे लगते, बताइए। यहाँ क्यों अच्छे लगते? कौन सी चीज है रविन्द्रनाथ की सबसे अच्छी है? बहुत सारी चीजें हैं सर। एक बता दो। उनका सब- दर्शन साहित्य से जुड़ा हुआ है, उनका नेशनलिटी के जो कंसेप्ट है, एक विरोध में एक साहित्य जिसकी वजह से आप रचना पढ़ते हैं, आप एक खाली लेवल की तरह जाएंगे आप। नेशनलिटी और He speaks about internationality. समझ नहीं पाए। खैर सभी लेखकों के पास আমাদের যে জীবনের যে উপলব্ধিটা আমরা বলছি আমাদের জীবনের যে কেন্দ্রীয় উপলব্ধিগুলো সেগুলোকে উনি খুব গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারেন। He can get at our inner realization. But sir, as you said that his works in the international scenario, they are ready translation. And if you have said that the essence of that particular culture, the tradition, the language is lost in the course of translation, then how is it possible that the word has become a sort of an international literary figure? वो तो मेरी भी चिंता है। And another important question, sir, how will you place, as far as comparative literature is concerned, Indian English literature, which is absolutely written in a language which is the lingua franca, which is never one of the important or considered languages of India, not considered anywhere, but used by everybody, but absolutely having the Indian essence, where somebody is staying far miles away from his or her own country is beautifully picking up the essence of village life in the remotest part of India, or maybe, as you are saying, the middle class society, but that is beautifully portrayed in spite of not belonging or not staying with that community, staying miles away and using an absolutely different language, not a regional one. Then where will we place Indian English literature? मैं पहले रविन्द्रनाथ वाली बात करना चाहूँगा। आप आपके सवाल के जवाब दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। रविन्द्रनाथ इसलिए बड़े लेखक हैं कि वे स्वतंत्रता को एकदम बेसिक इशू बनाते हैं साहित्य में, जान लीजिए। जिसकी वजह से आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं फिर लौट रहा हूं जहां से मैंने शुरू किया था। मुझे वो एसेंस पकड़ना होगा, वो मर्म पकड़ना होगा, कहां से वो लेखक स्ट्राइक करता है। वो सारी चीजें हैं उसमें, नेशनलिटी, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं उसमें। मुझे वो एसेंस लेना है जहां से लेमैन को भी वो कम्युनिकेट करता है, पढ़े लिखे को भी कम्युनिकेट करता है, उसे भी अपील करता है, एक बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी उसे भी वो अपील करता है। कौन सी चीज है? वो है उसकी स्वतंत्रता के प्रति अगाध आस्था और उसका क्रिएशन। रविन्द्रनाथ एक चीज पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहे वो उपनिषद में जाए लौट के, चाहे वो वेदों की तरफ जाए लौट के, चाहे वो भक्ति आंदोलन के कवियों की तरफ जाए लौट के, वो स्वतंत्रता को एक बुनियादी इशू बनाते हैं लिटरेचर में। और यही वजह है कि वो पूरे देश में सारी दुनिया में वो इसलिए नहीं पसंद किए कि बहुत बड़े मिस्टिक पोएट थे। गलत फहमी है, एकदम गलत फहमी। रविन्द्रनाथ की ताकत है यहां पर कि वह स्वतंत्रता को लिटरेचर का एक अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है। रविन्द्रनाथ के अगर दृष्टिकोण को अगर अर्जित करना है तो मुझे यहां से देखना होगा। और स्वतंत्रता को अगर मुद्दा बनाना है तो क्या करना होगा? स्वतंत्रता का दायरा वहां तक फैला हुआ है जहां तक कि मुझे जाना है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। ये हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, आजादी की तो एक सीमा तो तय करनी पड़ेगी। नहीं, आजादी की कोई सीमा नहीं है। अगर सीमा होती तो फिर मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन क्यों होते? आजादी असीम होती है, बिल्कुल असीम होती है। इसीलिए बार बार रामायण एक बार लिखी गई, 10 पंडित मिलकर उसके बढ़िया मूल्यांकन कर देते, मालूम पड़ा कि उसके सैकड़ों पुनर्व्याख्याएं अवेलेबल।
किताब तो एक ही है। अर्नोल्ड हाउजर एक बहुत अच्छे कला साहित्य संस्कृति के इतिहासकार हैं जो कि विश्व विख्यात हैं। अर्नोल्ड हाउजर, उन्होंने एक बड़ी मौके की बात की, वो काम की बात की, वो मैं कह के ये बात खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि समाज में जितने लोग होंगे समाज में उतने ही यथार्थ होंगे। अगर इस क्लास में 25 लोग बैठे हैं तो 25 किस्म का यथार्थ होगा, ये एक ही किस्म का यथार्थ नहीं। मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है और आप जो लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं वो गलत है। और इस संदर्भ में मुझे भरत की बात याद आती है, क्योंकि संस्कृत के लोग हैं इसलिए मैं उसका खाली सहारे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। रस कहां होता है? अंतर में हमारे एक तो अभी अभिनव गुप्त से आगे नहीं निकल रहे हैं। नहीं, रस तो शब्द तो होता है, रस जो कहते हैं रसो वैसा, रस हृदय में होता है। आपको तो पहले ही बताया कि हृदय होता है। सुन लीजिए, अभी थोड़ी सी अभी जटिलता में भी पैदा करता हूँ, थोड़ा उसका आनंद लीजिए। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, मिश्री, चीनी, चॉकलेट। आप तीनों खाइए, मेरे कहने से अभी खाइए फिलहाल, और आप में से किसी के पास क्षमता हो तो मुझे इन तीनों का फर्क बताइए, इनकी मिठास का। कह सकते हैं? संभव नहीं है। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? ये जिन्होंने कहा कि वो उसे बताना संभव नहीं है, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। अच्छा वो महसूस कर सकते हैं, ठीक तो रस कहां होगा? मसलन मैं अभी भारत पर ही हूं, मैं भारत तक ही हूं, मैं अभी नीचे नहीं आना चाहता। तो हृदय में, अरे बाबा हृदय तो आपका अभी देखता हूं ना मैं। वो एक और बात कहते हैं जिसे हम लोग भूल गए, हृदय की इंद्रियां दुरुस्त होनी चाहिए। अगर मान लो इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन इनके पति इनसे नाराज है, अब सब खाने में ठीक था, उन्हें खाना ही अच्छा नहीं लगता, और वो 36 खोट निकाल रहे हैं उसमें, ये गलत है, ये खराब है, अच्छा नहीं बना है, तो उनका अच्छा आपने खाना बनाया और बहुत खराब खाना था, नमक कम रह गया, ये कम रह गया, और लेकिन पति आपको बहुत प्यार करता है, वो बार-बार बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, वो नहीं। भरत कहते हैं कि हृदय के अंदर रस की निष्पत्ति के लिए जरूरी है उसकी इंद्रियां दुरुस्त होनी चाहिए। रस निष्पत्ति नहीं होगी अगर इंद्रियां दुरुस्त नहीं होंगी तो। हमने क्या किया कि हमने हृदय तक तो पहुंच गए लेकिन उसकी जो इंद्रियां दुरुस्त होनी चाहिए इस बात को छोड़ दिया। साहित्य में सर सूरदास ने कैसे देखा कि घुटरोटी चलत रेणु तन मंडित? अब ये तो हम नहीं जानते। हाँ, तो उनकी इंद्रियां तो दुरुस्त तो थी नहीं। नहीं फीलिंग है। हाँ, तो अनुभूति के लिए मैं कहता हूं सर, लाइन नहीं थे। नहीं मैं अनुभूति के लिए पंच इंद्रियों की दुरुस्त होने की आवश्यकता नहीं होती। पक्का ऐसी दुरुस्तता की बात कही गई है जहां ये कान से न भी सुने तो भी वो अनुभूति कर सके, तो वहां पर आइए सर। तो वो अनुभूति तो अलग अलग है ना हमारी। हाँ, वही कह रहा हूँ, सहृदयता कितनी बड़ी होगी। इसलिए मैंने 2 चीजें एक साथ रखी, अर्नोल्ड हाउजर की बात रखी और भरत की बात रखी। और जो ही आपने ये मान लिया कि अनुभूति आधार है, अब आप सोचिए कहां जाएंगे। बंगाली की अनुभूति और हिंदी भाषी की अनुभूति एक जैसी नहीं होती, सबकी एक जैसी होती, एकदम नहीं होती है, एकदम नहीं होती। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं वही कह रहा हूं कि मुश्किल यहां है कि जितने लोग होंगे उतने ही किस्म की अनुभूतियां होंगी, इसलिए अनुभूतियों में भी वैविध्य। अनुभूतियां नहीं, मुझे क्या नहीं मुझे कहना, अनुभूतियां एक जैसी ही होती हैं। अनुभूतियों का वो जो यथार्थ है उससे संबंध भिन्न भिन्न होने से अनुभूतियों के स्तर में और भी चीजों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मूल तत्व तो भिन्न नहीं होता सर। वो बंगाली के भी एक होते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु के भी एक ही होते हैं। Recently, I'm going through reader response theory of the literary criticism. As we are saying
हिंदी भाषी और बंगाली भाषियों की अनुमति एक नहीं होते हैं। एक 18 ईयर के हिंदी हाँ, if he is watching Pathar Pachali at the age of 18, the way he will be appreciating at the age of 18, and when the same person is one who is appreciating at the age of seeing the same film at the age of 40 or 48, I hope the appreciation will differ, because maturity grows with age, and the same person with the same language, the native language, has different appreciation also according to the maturity growing with age. I feel so. मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, आपने बात बढ़ा दी तो ऐड कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मैं उत्पल से मिला। उत्पल दत्त, अच्छा। मैं इनकी बात में सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना एक एक्सपीरियंस सुनाया। वो नाटक करते थे। उन्होंने एक नाटक का जिक्र किया, मुझे जस्ट नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस नाटक था। वो उन्होंने कलकत्ते में खेला और वो एक जमींदार का रोल उनका था और बहुत ही क्रूर जमींदार था। और क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, तो जब वो यहाँ कलकत्ते में नाटक खेल रहे थे तो ऑडियंस ताली बजा रही थी, खुश थी जनता की, क्या कमाल की एक्टिंग। अब वही नाटक वो बंगाल के गांव में ले गए। तो जब वो मंचन कर रहे थे तो बोले कि आश्चर्य, मैंने ये जो बात आपसे कही अभी शेयर की ना, ये बात ही मैंने रखी थी। तो उत्पल दत्त ने कहा, जब मैं ये एक्ट कर रहा था जमींदार का, जिसमें कि एक क्रूर और शोषक जमींदार का अभिनय था मेरा, तो वहां जो ऑडियंस में जो ग्रामीण लोग बैठे हुए थे, उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे, ताली कोई नहीं बजा रहा, क्योंकि शोषण उनके लिए एक जीवन मरण की और सबसे जघन्य चीज थी। तो वो जब एक जमींदार को शोषक के रूप में देख रहे थे तो उनको एकदम चेहरे तमतमाए हुए थे ऑडियंस के, बोले कि मैं घबरा गया। बंगाल के जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो कि कलकत्ते में नाटक देख रहे थे, उनकी वो अनुभूति नहीं थी। उन्हें सिर्फ अभिनय अच्छा लग रहा था, क्या शानदार अभिनय किया, वो उसको फील ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो गांव का एक साधारण लेमैन था, जो कि रोज जमींदार के शोषण से दो चार होता है, उसके बीच में जब वो अभिनय किया तो वो गुस्से से पूरा का पूरा तमतमाया हुआ था। अनुभूति के आधार अलग अलग हैं, नाटक एक ही है। पुराने जमाने में ट्रेजेडी के संदर्भ में The scenes of comic relief. नहीं, वो इसलिए नहीं जाते लोग कॉमिक रिलीफ लेना है। नहीं, no sir, what I'm meaning to say is that Shakespeare, maybe whether he had in his mind, that's a different talk. It was especially meant for the groundlings, the people who never had much culture, the poor class, the ones who did not have much education. They were the ones who clapped for those particular scenes. But if you look into the in-depth meaning of those scenes, they have much higher philosophy than what the groundlings never understood, but only the superficial laughter and the things, the comic characters, they just entertained. So therefore the two types of responses coming from different classes. जिसे आपकी भाषा में कैथार्सिस कहते हैं ना, हाँ, कैथार्सिस। जब कैथार्सिस होती है इसलिए वो जाता है, इसलिए नहीं जाता कि उसे तालियां बजानी है, वो इसलिए नहीं जाता कि उसे वहां दुख लेना है, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसे विरेचन उसका होता है, उसे कैथार्सिस से गुजरता है वो, इसलिए उसे वो अच्छा लगता है। तुलनात्मक साहित्य के मूल्यांकन में अगर तुलनात्मक साहित्य पढ़ते समय विरेचन नहीं होता, कैथार्सिस नहीं होता, कोई मतलब नहीं। साहित्य पढ़ने के बाद में ये अगर फीलिंग हो, यहां नहीं, यहां सही बात, जो रेस्पॉन्स है वो किसे चाहिए? क्रिएटिव राइटिंग में रेस्पॉन्स कहां होता है? यहां। निबंध में वो आलोचना में रेस्पॉन्स यहां। तो क्रिएटिव राइटिंग के रेस्पॉन्स को अगर देखना हो, अगर वो हृदय से संवाद न करे रचना, उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। और ये वीकनेस ये तो हो सकता है रचना में हो, और ये भी हो सकता है कि जो पढ़ रहा हो उसके अंदर भी हो, उसकी साहित्यिक चेतना का स्तर उठा ना हो। आप नॉट हाउजर कहते हैं
साहित्य को जनता की चेतना के स्तर पर नीचे उतारने साहित्यकार का काम नहीं है, बल्कि साहित्यकार का काम यह है कि जनता की चेतना का स्तर साहित्य की चेतना पर उठाकर ऊपर लाया जाए। हम लोग कहते हैं ना कि सरल कविता होनी चाहिए, पॉपुलर कविता होनी चाहिए ना। सवाल यह है कि हम साहित्य का काम क्या है, जनता की जो न्यूनतम चेतना है उसके स्तर को, कॉमन सेंस की चेतना से उसे साहित्य चेतना के स्तर पर लाया जाए। लिटरेचर की ये जो भूमिका है, इस भूमिका को हम केंद्र में रखें। फिलहाल इतने ही रखें हम लोग बातचीत के लिए। थोड़ी देर हम लोग ब्रेक करें और 15-20 मिनट बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे।